इस तरह से एमसीक्यू मत लगाओ। जिस तरह से आप एमसीक्यू लगाते हो ना, वो तरीका एकदम गलत है। आप क्या करते हो कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलते हो, सी ऑप्शन को क्लिक कर देते हो और कहते हो कि यही आंसर है। क्यों? क्योंकि 25% पॉसिबिलिटी तो वैसे भी है आंसर की। आपको क्या करना है कि सीखना है एमसीक्यू को सॉल्व कैसे करते हैं, जो कि मैं इस लेक्चर में आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इसमें एक ग्राफ दे रखा है, ग्राफ में नंबर ऑफ जिराफ और नेक लेंथ दे रखी है इसकी, और इन्होंने ऐसे करके ग्राफ में कर्व बना रखा है, और इन्होंने पूछा है कि सिलेक्शन जो है वो किस तरह का है, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन में किस तरह का सिलेक्शन है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए सिलेक्शन यानी कि लॉन्गर नेक फेवर्ड। एक बात बताओ, जब स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन होगा तो बीच की चीज को, बीच की जो मिड वाली चीज है, इंटरमीडिएट चीज है, उसको फेवर किया जाएगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि लॉन्गर नेक को फेवर कर दिया जाएगा, नहीं। तो स्टेबलाइजिंग में लॉन्गर नेक आ ही नहीं सकता, तो ये आंसर नहीं है। इस तरह से एमसीक्यू को अप्रोच करना है, वो तरीका गलत होता है जिस तरह से आप करने की कोशिश करते हो। डिसरप्टिव सिलेक्शन क्या होता है? डिसरप्टिव सिलेक्शन में हमें पता है कि स्मॉल और लॉन्ग दोनों फेवर्ड होते हैं। बट मुझे एक बात बताइए, क्या है जिराफ में जो फेवर्ड हुआ था, क्या स्मॉल और लॉन्ग दोनों नेक फेवर्ड हुए थे या सिर्फ लॉन्ग फेवर्ड हुए थे? तो हम ये देखते हैं लॉन्ग नेक किसमें है। इसमें तो मीडियम है, इसमें लॉन्गर है और इसमें लॉन्गर है। तो ये और ये इन दोनों ऑप्शन में लॉन्गर है, तो इन दोनों में से आंसर होगा। अच्छा, अगर एक चीज को फेवर्ड किया जाता है, किसी भी एक चीज को, तो हम क्या कहते हैं उसको? डायरेक्शनल सिलेक्शन। तो इसका मतलब ये आंसर सी है इसका, क्योंकि डायरेक्शनल सिलेक्शन लॉन्गर नेक इसका फेवर्ड किया गया। ठीक है। अगर ज्यादा आप जानना चाहते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, तो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, आप उस लेक्चर पे चले जाएंगे जहां पे मैंने इस टॉपिक को कवर करा है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है अरेंज इन करेक्ट सीक्वेंस। ये जो है इसको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है, होमो हैबिलिस, होमो सेपियन, होमो निएंडरथैलेंसिस, होमो इरेक्टस को। तो आप ये बात बताइए, अगर आपने लेक्चर देखा हुआ है मेरा रिसेंट ह्यूमन एवोल्यूशन, जो उसमें मैंने बताया था टॉपिक के अंदर, तो वहां पे आपने देखा होगा कि किस टॉपिक किस में मैंने किस ऑर्डर में पढ़ाया है उसको। तो अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने पहले होमो हैबिलिस, फिर उसके बाद होमो इरेक्टस, फिर होमो निएंडरथैलेंसिस, फिर होमो सेपियन, और जो हम है वो मॉडर्न होमो सेपियन, इसे बोलते हैं होमो सेपियन सेपियंस जिसे हम बोलते हैं। तो इसमें ऑर्डर क्या हो गया? होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथैलेंसिस, होमो सेपियंस, यानी ए डी सी बी, ए डी सी बी, ए डी सी बी, यही आंसर। ऑप्शन सी इज द आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल नॉट अफेक्ट हार्डी-वीएनबर्ग इक्विलिब्रियम? अरे हार्डी-वीएनबर्ग इक्विलिब्रियम ये तो हमने पढ़ा हुआ है। तो हमें 5 फैक्टर पढ़े हुए थे, तो देख लेते हैं इसमें से कौन सा फैक्टर। अच्छा, उस फैक्टर में जेनेटिक ड्रिफ्ट था? हाँ था। जीन माइग्रेशन था? हाँ था। क्या उसमें कांस्टेंट जीन पूल था? देखते हैं आगे। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन? हाँ था। लेकिन क्या उसमें कांस्टेंट जीन पूल था, यानी कि कांस्टेंट जीन पूल इन द सेंस, अरे ये तो हार्डी-वीएनबर्ग इक्विलिब्रियम की कंडीशन दे दी इन्होंने, और नॉट अफेक्ट की बात हो रही है, तो यही तो आंसर होगा। तो ऑप्शन सी इज द आंसर, यहाँ पे भी ऑप्शन सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैच करना है इसे, और ये ऑप्शंस में आ रखे थे, मैं आपको डायरेक्ट मैच करके दिखा रहा हूँ। नीट 2024 का सवाल है। तो इसमें ये पूछा है मीजोजोइक एरा जो है वो तो बर्ड रेप्टाइल्स होते हैं उसमें, और प्रोटेरोजोइक एरा जो है उसमें लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, सीनोजोइक एरा में मैमल्स होते हैं, और पैलेजोइक एरा में फिश और एम्फीबिया होते हैं। तो ये आपको याद रखना है डायरेक्ट, क्योंकि ये जो है मैंने थ्योरी लेक्चर के अंदर कवर नहीं कर रखा है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच इज नॉट ट्रू। कौन सा ट्रू नहीं है? तो देखते हैं कौन सा ट्रू नहीं है। एनालॉगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। हाँ सही कह रहे हो, एनालॉगस कन्वर्जेंट, एसी हमें शॉर्टकट याद है। बी, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो इज एग्जांपल ऑफ एनालॉजी। हाँ सही बात है, दोनों का फंक्शन सेम है लेकिन ओरिजिन अलग अलग है। एक रूट से ओरिजिनेट हुआ है जबकि एक शूट से ओरिजिनेट हुआ है, तो इसीलिए ये एनालॉजी में आता है, सही बात है। अगला, होमोलॉजी इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री। होमोलॉजी जो है कॉमन एंसेस्ट्री को इंडिकेट करता है। होमोलॉजी का मतलब क्या होता है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, यानी कि डाइवर्ज हो जाता है, तो एक कॉमन पॉइंट होगा ना, इसलिए उसको कहते हैं कॉमन एंसेस्ट्री, तो इसीलिए ये भी सही है। तो बचा ये, तो यही आंसर है। देख लेते हैं कैसे। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन, जो डॉल्फिन और पेंगुइन्स के जो फ्लिपर्स होते हैं वो होमोलॉगस ऑर्गन करते हैं। गलत, यहीं पे गलत हो गया। वो एनालॉगस ऑर्गन होते हैं, क्योंकि उनके जो फंक्शंस है वो सेम होते हैं जबकि ओरिजिन अलग अलग होता है, इसीलिए। देन क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरिएशन कॉज्ड बाय म्यूटेशन। वेरिएशन जो कि म्यूटेशन की वजह से आते हैं, वो ह्यूगो डिवरिस ने प्रपोज करा था, वो क्या था? तो वो स्मॉल डायरेक्शन लेस था? नहीं, डायरेक्शन लेस तो था,
डायरेक्शनल नहीं, डायरेक्शनलेस तो था, लेकिन वो क्या था, स्मॉल था? नहीं। क्या वो स्मॉल यानी छोटा म्यूटेशन जरूरी है छोटा हो? नहीं, दैट इज रैंडम, वो कैसे भी हो सकता है, वो रैंडम म्यूटेशन है। तो रैंडम और डायरेक्शनलेस कहाँ है? आंसर सी है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वाज गिवन बाय। जो एक्वायर्ड कैरेक्टर की थ्योरी है, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने जीवन काल में जो है वो वेरिएशंस को लाता है। जैसे जिराफ की गर्दन जो लंबी हुई थी, तो ये थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर किसने दिया था? डार्विन ने दिया था? ह्यूगो टेबलिस ने? वॉन बियर ने? नहीं, ये थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर बेसिकली लेमार्क ने दिया था। जिराफ के एग्जाम्पल को समझाते हुए उन्होंने ये जो है एग्जाम्पल दे रखा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, डार्विन फिंचेस आर गुड एग्जाम्पल ऑफ। तो डार्विन फिंचेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो कि एक छोटे छोटे जो बर्ड्स थे ब्लैक रंग के, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल था? याद करो, हमने इसे किस में पढ़ा था? हमने इसे पढ़ा था एडेप्टिव रेडिएशन में। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, कनेक्टिंग लिंक, इन सब में नहीं पढ़ा, हमने एडेप्टिव रेडिएशन में पढ़ा था। एडेप्टिव रेडिएशन टॉपिक को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आई बटन पे यहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट उस टॉपिक पे जा सकते हैं। वो जो लेक्चर है ना, उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने एडेप्टिव रेडिएशन का टाइम स्टैम्प दे रखा है, वहां पे आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट एडेप्टिव रेडिएशन में पहुंच जाएंगे। तो वहीं पे मैंने ये एग्जांपल्स दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, होमोलोगस ऑर्गन शो सिमिलैरिटी इन। जो होमोलोगस ऑर्गन है इसमें क्या सिमिलैरिटी होती है? क्या उनके फंक्शन सेम होते हैं? नहीं। अगर तो फंक्शन सेम होते तो उसको एनालोगस ऑर्गन बोलते हैं। क्या उसका ओरिजिन, साइज तो सेम नहीं होता? क्या उसका अपीयरेंस सेम होता है? जरूरी है अपीयरेंस सेम हो? अपीयरेंस यानी कि बाहर से कैसा दिख रहा है वो सेम होता है क्या? स्ट्रक्चर तो सेम होता है, बट बाहर से जो दिख रहा है वो सेम होता है? नहीं, वो सेम नहीं होता। तो इसका ओरिजिन सेम होता है, सेम पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है, और अलग अलग जगह पे ये फैलता है, यानी कि ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के अंतर्गत आता है, और इसीलिए इसको हम होमोलोगस ऑर्गन बोलते हैं, होमोलॉजी बोलते हैं। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टडी ऑफ फॉसिल। फॉसिल की स्टडी को क्या बोलते हैं? तो जो फॉसिल्स के एविडेंस होते हैं उसको हम पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस बोलते हैं, तो उसकी स्टडी को क्या बोलेंगे? पैलेंटोलॉजी। तो पैलेंटोलॉजी इज द आंसर। हर्पिटोलॉजी नहीं, सोरोलॉजी नहीं, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन नहीं, ये तो एक अलग ही टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, टेम्परेचर क्या था एस एल मिलर के एक्सपेरिमेंट में? मैंने उस वक्त भी जब मैं लेक्चर पढ़ा था तो मैंने आपको बोला था कि इसको याद रखो। तो उसका आंसर है 800 डिग्री सेल्सियस। कि देखो कंफ्यूजन कितना है, 8000 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री फ़ारेनहाइट भी दे रखा है। अब बच्चे तो इसको क्लिक करके आ जाएंगे, इसको टिक लगा के आ जाएंगे, तो वहां पे वो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज एग्जांपल ऑफ। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म पता है किस चीज का एग्जांपल है? बेसिकली वो नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल है। इसमें क्या हुआ था ना कि जैसे जैसे मतलब शुरू का टाइम था जब इंडस्ट्री नहीं थी, तो जो व्हाइट कलर के बर्ड थे वो व्हाइट कलर के जो मोथ थे, सॉरी बर्ड नहीं, मोथ थे, वो ज्यादा फेवर्ड हो रहे थे, वो ज्यादा जिंदा हो रहे थे, नेचुरली वो ज्यादा सिलेक्ट हो रहे थे। पर जब फैक्ट्री वगैरह आया, ये सब हुआ, तो पूरी जगह ब्लैक हो गई, पेड़ भी ब्लैक हो गया, तो उसके ऊपर मोथ भी जो थे वो ब्लैक वाले सर्वाइव कर पा रहे थे बस, बाकी और नहीं सर्वाइव कर पा रहे थे। ज्यादातर ब्लैक वाले मोथ सर्वाइव कर पा रहे थे। तो ये तो नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल है बेसिकली। तो इसका आंसर है नेचुरल सिलेक्शन। देन क्वेश्चन नंबर 13, एब्सेंट इन एटमॉस्फेयर एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। जब लाइफ का ओरिजिन हो रहा था तो उस वक्त क्या चीज एब्सेंट थी? ऑक्सीजन नहीं था, सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन एब्सेंट था। NH3, अमोनिया, H2, CH4 ये सब तो था ही, बट ऑक्सीजन नहीं था। ऑक्सीजन होता तो लाइफ को ओरिजिन करने की जरूरत क्या थी? क्योंकि वो जो एटमॉस्फेयर है वो बेसिकली रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, ऑक्सीडाइजिंग नहीं था। ऑक्सीडाइजिंग होता तो ऑक्सीजन भी होता, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो हार्टी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम से आया हुआ है। बड़ा मस्त क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन मैंने लिया है इसलिए क्योंकि इससे आपको मैथमेटिकली अंदाजा भी हो जाएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकता है हार्टी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम से। आपको दो इक्वेशन बेसिकली याद होनी चाहिए। एक इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, और एक p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1, ये याद होनी चाहिए। तो देखिए सवाल क्या है, पढ़ते हैं जरा। अ जीन लोकस है, एक जीन में 2 एलील है, स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, यानी कि कैपिटल ए जो है वो है 0.4, यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो है ये p है, हाँ ये p है। तो कैपिटल ए की जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि ये जो है ये p है 0.4। एंड देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, मतलब क्या? कैपिटल ए यानी कि p स्क्वायर पूछ रहे हैं मतलब, और हेट्रोजाइगस यानी कि कैपिटल ए स्मॉल ए यानी कि 2pq पूछ रहे हैं। ये pq नहीं 2pq पूछ रहे हैं। होमोजाइगस रेसेसिव यानी कि स्मॉल ए यानी q स्क्वायर पूछ रहे हैं। ये तीनों चीज पूछ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या इसका आंसर होने वाला है, थोड़ा दिमाग लगाते हैं।
मैथ्स मतलब बायोलॉजी में थोड़ा मैथ्स का भी यूज करते हैं। चलिए, तो अगर कैपिटल ए जो है यानी पी जो है 0.4 है, तो अगर मैं यहाँ पे 0.4 डाल दूं तो मेरा क्यू क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा 0.6, क्योंकि 0.4 उधर जाएगा तो 1 माइनस 0.4 और क्यू आ जाएगा 0.6। तो क्यू क्या आया, क्यू आया, देखिए कैसे मैं बताता हूं आपको करके, क्योंकि हमें पता है कि p प्लस क्यू बराबर 1 होता है। p की वैल्यू 0.4 दे रखी है, प्लस में q बराबर 1, तो यहाँ से q जो है वो 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0.6 आया। तो q जो है 0.6 आया, तो q स्क्वायर कितना आएगा 0.36, मल्टीप्लाई करके देख लो 0.6 को 0.6 से 0.36 आएगा q। तो ये स्मॉल ए का है, स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी है, तो स्मॉल ए 0.36 किस में दे रखा है, देखिए देखते हैं, एक तो इसमें दे रखा है और एक इसमें दे रखा है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे हम ना पी स्क्वायर निकाल के देखते हैं। तो जब हम पी स्क्वायर निकालने जाएंगे तो हमें पता चलेगा 0.4 को 0.4 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आएगा 0.16। तो 0.16 भी सी और डी दोनों में दे रखा है। अब हमें 2pq निकालना पड़ेगा, तो चलिए 2pq निकालते हैं। 2pq जो है 2 इंटू पी कितना है 0.4 और q कितना है 0.6। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, तो 0.48 यानी 0.48। तो 0.48 तो सिर्फ इसी में है और ये 0.16 है और ये 0.36 है, तो ऑप्शन डी इज द आंसर। इस तरह से इसको सॉल्व करना है, मतलब बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अगर नहीं समझ आया तो आप पीछे जाके देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझना है इसको ध्यान से, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, मैच करने वाला है। तो इसमें क्या है, होमो हैबिलिस, होमो नेanderथलस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियन और ब्रेन कैपेसिटी दे रखी है इनकी। तो देखिए ध्यान से समझना, जितना जैसे जैसे हम आगे जाते जाते हैं टाइम के साथ साथ वैसे वैसे ब्रेन कैपेसिटी बढ़ती है। बट एक चीज यहाँ पे आपको याद रखनी है कि निएंडरथैलेंसिस का ब्रेन कैपेसिटी ज्यादा था भाई। तो सबसे हाईएस्ट ब्रेन कैपेसिटी किसका था, निएंडरथैलेंसिस का, जो कि 1400 सीसी था। अच्छा, सबसे लास्ट में कौन, होमो सेपियन, तो सबसे ज्यादा ब्रेन कैपेसिटी 1350 सीसी से मिलेगा। होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस में सबसे पीछे कौन था, होमो हैबिलिस। तो होमो हैबिलिस की ब्रेन कैपेसिटी 650 से 800, होमो इरेक्टस की 900 होगी, 900 सीसी। तो ये जो आंसर है इस तरह से सॉल्व किया जाता है। एमसीक्यू, उम्मीद है कि आपको एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका समझ आ चुका होगा कि एमसीक्यू को कैसे अप्रोच किया जाता है। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई इशू है या आपको लगता है कि कोई कमी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।